नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। आज के वीडियो में हम स्त्री के रहस्य पर ओशो के विचारों को जानेंगे। जब भी स्त्री के रहस्य की बात आती है तो ओशो लाओ त्से के संदर्भ में जरूर कहते हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्री का रहस्य बहुत गहरा है। स्त्री शब्द को समझना टेही खीर है। पुरुष को स्त्री कभी समझ में नहीं आ पाती है, इसलिए पुरुष निरंतर अनुभव करता है कि स्त्री बेबूद है। कुछ है जो छूट जाता है। वो क्या है जो छूट जाता है? निश्चित ही पुरुष और स्त्री साथ साथ जीते हैं। पुरुष स्त्री से पैदा होता है, स्त्री के साथ जीता है, प्रेम करता है, जन्म, पूरा जीवन बिताता है। ओशो पूछते हैं कि फिर भी क्या है जो स्त्री के भीतर पुरुष के लिए अनजान और अपरिचित रह जाता है? उसी अनजान और अपरिचित तत्व को लाओ त्से फेमिनिन मिस्ट्री कहते हैं। घाटी का रहस्य, अंधकार का रहस्य, निषेध की खूबी। क्या है स्त्री के भीतर? ओशो कहते हैं कि अगर एक स्त्री आपके प्रेम में पड़ जाए तो भी आक्रमण नहीं करती है, प्रेम में भी आक्रमण नहीं करती है, वो प्रेम में भी प्रतीक्षा करती है। आक्रमण का मौका आपको ही देती है। आप कभी किसी स्त्री से ऐसा न कह सकेंगे कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया, कि तूने मुझे विवाह में डाल दिया, क्योंकि इनिशिएटिव वे कभी नहीं लेती, पहल वे कभी नहीं करती। वही उनका रहस्य है। खींचना बिना किसी क्रिया के, बिना किसी कर्म के आकर्षित करना, सिर्फ होने मात्र से आकर्षित करना, जिसको कृष्ण ने गीता में इनएक्शन कहा है, अकर्म कहा है। स्त्री का रहस्य वही है। ओशो कहते हैं कि अगर एक स्त्री प्रेम में भी गिर जाए तो उसकी तरफ से इशारा भी नहीं मिलता कि वो आपके प्रेम में गिर गई है। उसकी मौजूदगी आपको खींचती है। आप ही पहली दफा कहते हैं कि मैं प्रेम में पड़ गया हूं। स्त्री कभी किसी से नहीं कहती कि मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गई हूं। वो पहल कभी नहीं करती, क्योंकि पहल आक्रामक है, एग्रेसिव है, पॉजिटिव है। ओशो बताते हैं कि जब मैं किसी से कहता हूं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं अपने से बाहर गया। मैंने कहीं जाकर आक्रमण किया। मैंने ट्रेसपासिंग शुरू की। मैं दूसरे की सीमा में प्रवेश कर रहा हूं। स्त्री कभी किसी की सीमा में प्रवेश नहीं करती। फिर भी स्त्री आकर्षक है। उसका रहस्य क्या है? निश्चित ही उसका आकर्षण इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। उसके पुकार में आवाज नहीं होती, हाथ फैलाती है, लेकिन उसके हाथ दिखाई नहीं पड़ते। निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन निमंत्रण की कोई भी रूपरेखा नहीं होती। ओशो कहते हैं कि कर्म तो पुरुष को करना पड़ता है, कदम उसे उठाना पड़ता है, जाना उसे पड़ता है, प्रार्थना उसे करनी पड़ती है, और फिर भी स्त्री इनकार किए चली जाती है। ओशो आगे कहते हैं कि जब भी कोई स्त्री किसी के प्रेम में जल्दी हां भर देती है, तब समझना चाहिए उस स्त्री को भी स्त्रैण रहस्य का कोई पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्त्री हां भरती है वैसे ही व्यर्थ हो जाती है। उसका निषेध, उसका इनकार किए चले जाना ही उसका अनंत रस का रहस्य है। लेकिन उसकी ना कुछ ऐसी है जैसी पुरुष कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब पुरुष बोलता है नहीं, कहता है नो, इट मीन्स नो, और जब स्त्री कहती है नो, इट मीन्स यस। अगर स्त्री को नो ही कहना है तो वो नो भी नहीं कहेगी, क्योंकि उतना कहना भी बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ओशो मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में बताते हैं कि वो एक युवती के प्रेम में पड़ गया है, बहुत परेशान है। घर आकर अपने पिता को कहा तो पिता ने पूछा, इतना चिंतित क्यों है नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। जिस स्त्री के पीछे मैं 9 महीने से चक्कर लगा रहा हूं, आज उसने सब बात ही तोड़ दी। पिता ने उससे कहा, तू नासंभ है। स्त्री जब कहे नहीं तो उसका अर्थ ना नहीं होता। नसरुद्दीन ने कहा, वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन उसने नहीं नहीं कहा। उसने कहा कि तू कुत्ता। नहीं, उसने कहा ही नहीं। अगर वो नहीं कहती तो अभी मैं और 9 वर्ष चक्कर लगा सकता था। उसने नहीं भी नहीं कहा, उतना भी रास्ता नहीं छोड़ा। ओशो कहते हैं कि स्त्री जब हाँ करती है तब वो पुरुष की भाषा बोल रही है। इसलिए स्त्री के मुंह से हाँ बहुत ही छोछा, उथला और गहरे अर्थों में अनैतिक मालूम पड़ता है।
उतना भी आक्रमण है। स्त्री का सारा रहस्य और राज तो इसमें है, उसकी मिस्ट्री इसमें है कि वो नहीं कहती है और बुलाती है, नहीं बुलाती और निमंत्रण जाता है। अपनी ओर से कभी कोई कमिटमेंट स्त्री नहीं करती, सब कमिटमेंट पुरुष करता है, सब प्रतिबद्धताएं पुरुष की है। ओशो कहते हैं कि इस भ्रम में कोई पुरुष न रहे कि स्त्री ने कुछ भी नहीं किया है। स्त्री ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके करने का ढंग निषेधात्मक है। वो एक घाटी की तरह है, अंधेरे की तरह है। निषेध ही उसकी तरकीब है, दूर हटना ही पास आने का निमंत्रण है, उसकी बचने की कोशिश ही बुलावा है। ये फेमिनिन मिस्ट्री है, और इसमें और गहरे उतरेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल में आएंगी। ओशो आगे कहते हैं कि स्त्री संभोग की दृष्टि से भी निषेधात्मक है, पैसिव है। इसलिए दुनिया में स्त्रियों के ऊपर कोई बलात्कार का जुर्म नहीं रखा जा सकता। किसी स्त्री ने लाखों वर्ष के इतिहास में किसी पर बलात्कार नहीं किया है। स्त्री के व्यक्तित्व में बलात्कार असंभव है। पुरुष बलात्कार कर सकता है, करता है। ओशो कहते हैं कि 100 में 90 मौके पर पुरुष जो भी करता है वो बलात्कार ही होता है। 100 में 90 मौके पर, उन मौकों पर नहीं जो अदालत में पकड़े जाते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ जो संबंध निर्मित करता है उसमें भी 90 मौके पर बलात्कार होता है, क्योंकि स्त्री चुप है। उसकी चुप्पी हां समझी जा सकती है। और जो हमने व्यवस्था की है समाज की, पति के प्रति हमने उस स्त्री का कर्तव्य बांधा हुआ है। पति उससे प्रेम मांगे तो वो चुप होकर दे देती है, लेकिन अगर उसके भीतर उस क्षण प्रेम नहीं था तो पति का ये प्रेम बलात्कार होगा। लेकिन पुरुष बलात्कार कर सकता है, क्योंकि पुरुष का पूरा व्यक्तित्व आक्रामक, एग्रेसिव है, हमलावर है। ओशो आगे कहते हैं कि स्त्री का व्यक्तित्व रिसेप्टिव होता है। ये न केवल व्यक्तित्व है, बल्कि शरीर की संरचना भी प्रकृति ने ऐसी ही की है कि स्त्री का शरीर केवल ग्राहक है, पुरुष का शरीर आक्रामक है। ओशो कहते हैं कि ये मत भूलो कि सृजन स्त्री से होता है और जन्म भी स्त्री से होता है। पुरुष आक्रमण करता है, जो कि बिल्कुल संयोगिक है, जिसके बिना चल सकता है, और जन्म होता है स्त्री से, जो केवल ग्राहक है। ओशो बताते हैं कि वैज्ञानिकों का कहना है जब भी कहीं जन्म होता है तो वो अंधेरे में ही होता है। बीज भी जमीन के अंधेरे में फूटता है। अगर रोशनी में ले आओ तो बीज फूटना बंद कर देता है। एक व्यक्ति जन्मता है तो मां के गर्भ के अंधकार में, निपट गहन अंधकार में। प्रकाश में ले आओ तो जन्म मृत्यु बन जाती है। ओशो कहते हैं कि ये बड़े ही रहस्य की बात है कि जीवन में जो भी पैदा होता है वो सदा अंधकार में, गुप्त और छिपे हुए जगत में होता है। और गुप्त वही हो सकता है जो एग्रेसिव न हो, आक्रामक न हो। जो आक्रामक है वो गुप्त कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। तो चलिए सुनते हैं ओशो के विचारों को। ओशो आगे कहते हैं कि पुरुष के व्यक्तित्व में सतह बहुत होती है, उतनी गहराई नहीं होती। इसके विपरीत स्त्री के व्यक्तित्व में सतह बहुत कम होती है और गहराई बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि पुरुष जल्दी थक जाता है और स्त्री जल्दी नहीं थकती। ओशो कहते हैं कि आक्रमण स्वभाव हमेशा थका देता है। इसलिए पुरुष वेश्याएं नहीं हो सकी, क्योंकि कोई पुरुष वेश्या नहीं हो सकता। एक संभोग और वो थक जाएगा। स्त्री वेश्या हो सकी, क्योंकि 50 संभोग भी उसे नहीं थका सकते। वो सिर्फ रिसेप्टिव है, वो कुछ करती ही नहीं। इसलिए पुरुष बलात्कारी हो सके, स्त्रियां बलात्कारी नहीं हो सकी। पुरुष गुंडे हो सके, स्त्रियां गुंडे नहीं हो सकी। लेकिन स्त्रियां वेश्याएं हो सकी, पुरुष वेश्याएं नहीं हो सके। और इन सब का कारण सिर्फ इतना है कि पुरुष का सारा व्यक्तित्व आक्रामक है। जो आक्रमण करेगा वो थक जाएगा। ओशो कहते हैं कि ये जानकर आप हैरान होंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो 100 लड़कियां पैदा होने पर 116 लड़के पैदा होते हैं। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि वो संतुलन को कायम रखती है। हम सब यही सोचते हैं कि पुरुष बहुत शक्तिशाली है, बल्कि ऐसा नहीं है, वो कमजोर है। इसलिए 116 लड़के पैदा करने पड़ते हैं और 100 लड़कियां।
क्योंकि 14 वर्ष के होते होते 16 लड़के मर जाते हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर हो जाता है। 16 लड़के एक्स्ट्रा प्रकृति को पैदा करने पड़ते हैं, क्योंकि पता है कि 100 में से 16 लड़के 14 वर्ष की उम्र आते आते मर जाएंगे। ओशो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो स्त्रियों की औसत उम्र पुरुषों से 5 वर्ष ज्यादा है। अगर पुरुष 70 साल जीता है तो स्त्रियां 75 साल जीती है, और स्त्रियां शरीर से जितना श्रम उठाती है उतना पुरुष की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने में जितना श्रम है उतना एक एटम बम को जन्म देने में भी नहीं है। एक स्त्री 20 बच्चों को जन्म दे फिर भी पुरुष से 5 साल ज्यादा जीती है। स्त्रियां कम बीमार पड़ती है। ओशो कहते हैं कि जो बीमारियां स्त्रियों को है वे स्त्रियों की नहीं, पुरुषों ने जो समाज निर्मित किया है उसकी परेशानी की वजह से है। स्त्रियां कम बीमार पड़ती है, फिर भी जितनी बीमार पड़ती है उसमें भी कोई 70% पुरुषों की खराब व्यवस्था के वजह से है, क्योंकि सारी व्यवस्था पुरुष की है। बिकॉज ही इज डोमिनेटेड इन द सोसाइटी। पुरुष अपने ढंग से व्यवस्था करता है और उसमें स्त्री को एडजस्ट होना पड़ता है। पुरुष ही उसकी बीमारी का कारण है। ओशो कहते हैं कि हिस्टीरिया पुरुषों के समाज में स्त्रियों को एडजस्ट होने का परिणाम है। अगर स्त्रियों का समाज हो और पुरुषों को उसमें एडजस्ट होना पड़े तो हिस्टीरिया इससे 5 गुना ज्यादा होगा। ऐसे में होगा ये कि करीब करीब सारे पुरुष पागल हो जाएंगे। वही दूसरी तरफ स्त्रियों का अपना रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधक शक्ति है, इसलिए वो सब पागल नहीं हो गई है। फिर भी स्त्रियां आपको क्रोधी दिखाई पड़ती है, ईर्ष्यालु दिखाई पड़ती है। उपद्रव कलह 24 घंटे वे जारी रखती है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि वे जो होने को पैदा हुई है, समाज उनको उस तरह होने नहीं देता और कुछ और करवाने की कोशिश करता है। उससे उनकी सृजनात्मक शक्ति विध्वंस की तरफ, परवर्षण की तरफ, विकृति की तरफ चली जाती है। ओशो कहते हैं कि इतिहास खोज के देख लो तो पाओगे कि पुरुषों ने स्त्रियों को बहुत दबाया और सताया है। आमतौर से लोग समझते हैं कि स्त्रियां कमजोर थी, इसलिए पुरुषों ने इतना सताया। मैं आपसे कहता हूं कि यह सच नहीं है। जो जानते हैं वे कुछ और जानते हैं। वे ये जानते हैं कि स्त्रियां इतनी शक्तिशाली थी कि अगर न दबाई गई होती तो पुरुषों को उन्होंने कभी का दबा डाला होता। स्त्रियों को सारी दुनिया में दबाए जाने का जो असली कारण यह है कि वे इतनी शक्तिशाली सिद्ध हो सकती है। अगर बिना दबाई छोड़ दी जाए तो पुरुष बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें सब तरफ से रोका गया, बचपन से रोका गया। ओशो बताते हैं कि ऐसा ही कुछ चीन में भी हुआ। वहां की स्त्रियों को बचपन से ही लोहे के जूते पहना देते थे। फिर उनका पैर बड़ा नहीं हो पाता था। फिर वे स्त्रियां दौड़ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, ठीक से भाग नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति में उन्हें सदा ही पुरुष के कंधे के सहारे की जरूरत थी। और फिर पुरुष ने उन्हें नाजुक शब्द कहना शुरू किया, और नाजुक होने को पुरुष ने एक मूल्य बना दिया, एक वैल्यू बना दिया। क्योंकि स्त्री नाजुक हो तो ही उस पर काबू किया जा सकता है। ओशो कहते हैं कि यकीन माने तो स्त्री पुरुष से ज्यादा मजबूत सिद्ध हो सकती है अगर उसको पूरा विकसित होने दिया जाए, क्योंकि प्रकृति ने उसे जन्म देने की शक्ति दी है और ये जन्म देने की शक्ति सदा उसके पास होती है। ये शक्ति बहुत शक्तिशाली है, अन्यथा गर्भ को 9 महीने तक खींच लेना असंभव हो जाता। ओशो बताते हैं कि लाओ त्से ने स्त्री को घाटी की आत्मा कहा है। वे कहते हैं इस त्रैण रहस्य को ठीक से समझ ले। ये घाटी की जो आत्मा है इसे ठीक से समझ ले। ये घाटी की आत्मा कभी थकती नहीं, ये कभी मरती नहीं। ये जो निषेध है, ये जो न करने के द्वारा करने की कला है, ये जो बिना आक्रमण के आक्रमण कर देना है, ये बिना बुलाए बुला लेने का जो राज है, इसे ठीक से समझ ले। क्योंकि लाओ त्से कहते हैं इस राज को समझकर ही कोई जीवन के परम सत्य को उपलब्ध कर सकता है। हम पुरुष की तरह परम सत्य को कभी नहीं पा सकते, क्योंकि परम सत्य पर कोई आक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम बंदूकें और तलवारें लेकर परमात्मा के मकान पर कब्जा नहीं कर सकते। ओशो कहते हैं कि परमात्मा को केवल वे ही पा सकते हैं
जो स्त्रैन रहस्य को समझ गए, जिन्होंने अपने को इतना समर्पित किया कि परमात्मा उनमें उतर सके। ये ठीक उसी तरह है जैसे स्त्री पुरुष के प्रेम में अपने को छोड़ देती है, कुछ करती नहीं, बस छोड़ देती है, और पुरुष उसमें उतर पाता है। ये बड़ी अजीब बात है कि पिछले 20 वर्षों में स्त्री इस दुनिया से खो गई है, और जो अभी की स्त्री है वो बिल्कुल सूडो है, वो पुरुष के द्वारा बनाई गई है, वो बिल्कुल बनावटी है। ओशो कहते हैं कि जिसको हम आज स्त्री कहकर जानते हैं, वो पुरुष के द्वारा बनाई गई गुड़िया से ज्यादा कुछ और नहीं है। वो स्वाभाविक स्त्री नहीं है जैसी होनी चाहिए। ओशो बताते हैं कि पश्चिम में एक छोटा सा प्रयोग किया गया कि संभोग में एक स्त्री का प्रेम कहाँ तक सहायक है। स्त्री और पुरुष के संभोग में चूंकि पुरुष सक्रिय होता है, अगर पुरुष सक्रिय न हो पाए तो संभोग असंभव है। पुरुष अगर कमजोर हो जाए, वृद्ध हो जाए, उसके जनयंत्र शिथिल हो जाएं, तो क्या संभोग संभव है? लेकिन अभी पश्चिम में 10 वर्षों में कुछ गहरे प्रयोग किए गए, जिनमें वे कहते हैं कि अगर पुरुष की जननेंद्रिय बिल्कुल शिथिल और क्षीण, शक्तिहीन हो जाए तो भी चिंता की बात नहीं। स्त्री अगर उस पुरुष को प्रेम करती है तो सिर्फ स्त्री जनेंद्रिय के पास पहुंच जाने पर स्त्री की जनेंद्रिय पुरुष की जनेंद्रिय को चुपचाप अपने भीतर खींच लेती है। पुरुष को प्रवेश की भी जरूरत नहीं है। अगर स्त्री का प्रेम भारी है तो उसका शरीर ऐसे खींच लेता है जैसे खाली जगह में हवा खींच कर आ जाए। ये बहुत हैरान कर देने वाला तथ्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका कारण इतना है कि स्त्री उस पुरुष को प्रेम नहीं करती है, इसलिए उसका शरीर उसे खींचता नहीं, और इसलिए पुरुष जो भी कर रहा है वह बलात्कार है। अगर स्त्री प्रेम करती है तो खींच लेगी। उसका पूरा बायोलॉजिकल, उसका जैविक यंत्र ऐसा है कि वो व्यक्ति को अपने भीतर खींच लेगी। लाओ त्से कहते हैं कि ये स्त्री का रहस्य है कि बिना कुछ किए भी वो बहुत कुछ कर सकती है। पुरुष को कुछ भी करना हो तो करना पड़ेगा। धर्म का रहस्य भी स्त्रैण है। अगर कोई परमात्मा को पाने जाए तो कभी न पा सकेगा, और कोई केवल अपने हृदय के द्वार को खोलकर ठहर जाए तो परमात्मा यहीं और अभी प्रवेश कर जाता है। अगर कोई दूर दूर तक खोजे, अनंत की यात्रा करे, जन्मों जन्मों तक भटके, तो भी परमात्मा को नहीं पा सकेगा। ओशो कहते हैं कि परमात्मा को पाने का एक ही राज है, और वह यह है कि हम रिसेप्टिव हो जाएं, एग्रेसिव नहीं। हम अपने को खुला छोड़ दें। हम सिर्फ राजी हो जाएं कि अगर परमात्मा आते हैं तो उस वक्त हमारे दरवाजे बंद न हो। हमारा प्रेम इतना गूढ़ हो कि वो एक निष्क्रिय प्रतीक्षा बन जाए। ओशो बताते हैं कि ऐसा गुण सिर्फ स्त्रियों में ही देखा जा सकता है। स्त्री जन जन तक अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष प्रतीक्षा जानता ही नहीं है। पुरुष के मन की जो व्यवस्था है उसमें दूर दूर तक प्रतीक्षा नहीं है। उसे तो अभी और यहीं इंस्टेंट सब चाहिए। इंस्टेंट काफी भी और इंस्टेंट सेक्स भी चाहिए अभी। इसलिए पुरुष ने विवाह इजाद किया, क्योंकि विवाह के बिना इंस्टेंट सेक्स अभी संभव नहीं है। पुरुष प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता, आतुर है, व्यग्र है, तनावग्रस्त है। लेकिन स्त्री प्रतीक्षा कर सकती है, अनंत प्रतीक्षा कर सकती है।